डू यू नो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस पुनर्योजन डीएनए। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये एक तकनीक है और ये कैसे काम करती है, ये है क्या, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये प्रीवियस ईयर एग्जाम की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा या फिर कृषि के क्षेत्र में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। मे भी हो सकता है आपसे दोनों पूछे एक साथ बताने के लिए, या फिर हो सकता है कि एक पूछे। जो भी कहें दोनों ही जरूरी है बहुत ज्यादा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कृषि के क्षेत्र में भी। तो पहले समझ लेते हैं कि पुनर्योजन डीएनए क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि पुनर्योजन डीएनए जो है, पुनर्योजन डीएनए एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ लेबोरेटरी में संकरण कराया जाता है और इसे किसी दूसरे जीव में पहुंचाकर नए प्रकार का डीएनए प्राप्त कर लिया जा सकता है। इसका उपयोग प्रोटीन, इंसुलिन या फिर अन्य उपयुक्त औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान समझिएगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एक टेक्निक है पहली चीज, और जिसके द्वारा कह रहा है किसी जीव के, किसी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए मींस हम जो चाहे वो डीएनए और किसी दूसरे जीव का भी डीएनए, मतलब दो जीव हैं जिसका हमने डीएनए लिया है, जो हमें चाहिए वो डीएनए हमने ले लिया और उसको लेबोरेटरी के अंदर खुद उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया, संकरण कराया। देन उसके बाद उसको किसी तीसरे जीव के अंदर हमने इंसर्ट किया और उसको देखा कि एक नया डीएनए बनके तैयार हो रहा है। तो और उस जो नया डीएनए तैयार होने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रोसेस वही क्या है, हमारा पुनर्योजन डीएनए टेक्निक है। और इससे हम करते क्या है ये बताया गया है। तो इसका उपयोग हम प्रोटीन, इंसुलिन या फिर अन्य उपयुक्त औषधि बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि दवाइयां हम इससे बनाते हैं। सीधी सी बात कहें तो ये। तो अभी हम समझने वाले हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पर सीधे से बता दिया गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रमुख उपयोग इंसुलिन के उत्पादन में होता है, मतलब इंसुलिन जिसे हम मानव इंसुलिन भी कहते हैं। तो देखते हैं ये उत्पादन होता कैसे है। तो देखो इंसुलिन संश्लेषण कैसे होता है। तो मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी इंसुलिन के जीन को मनुष्य अथवा जंतुओं की अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक करके, अब इसको इतना समझो पहले कि जो मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, जनरली इंसुलिन को मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। क्या होता है कि जो इंसुलिन के लिए जो उपयोगी जो जीन है जिससे कि हम इंसुलिन का उत्पादन कर सकते हैं, कि जीन को मनुष्य अथवा जंतुओं की अग्नाशय, पहले तो जंतुओं के, आप यहाँ पर जंतुओं को स्कीप कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मनुष्य लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले सुअर या फिर भेड़ के अग्नाशय से भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, मतलब देखा गया था इस पर प्रयोग करके। तो वहां पर ये देखा गया कि हमारा जो सुअर और भेड़ से तैयार किया गया ये इंसुलिन है वो कुछ मनुष्यों पर वो रिएक्शन अलग कर रहा है, बहुत गलत तरीके से कर रहा है, मतलब उनको किसी न किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि बहुत हार्मफुल था। तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया। तो फिर उसके बाद स्टार्ट किया गया कि ह्यूमंस के अग्नाशय की कोशिकाओं से इसको पृथक करके फिर बनाने की कोशिश की गई। तो देखा गया कि ये 100% सक्सेसफुल रहा, ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दे रहा था। तो इस पर ही काम चलता है, इसलिए हम इसको मानव इंसुलिन भी कहते हैं। मानव की जो अग्नाशय होती है उसमें लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारा जो इंसुलिन है उसका उत्पादन करती है, उसका स्रावण करती है। हम कह सकते हैं वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का एक बेस्ट लेवल बना रहता है। लेकिन आजकल के खान पान और एटमॉस्फेयर की भी बात कर लें और लोगों की लाइफस्टाइल, अनडिसिप्लिन्ड रूटीन, बहुत सारी चीजें हैं फैक्टर जिसके कारण ये डिस्टर्ब होता है और हमारे जो इंसुलिन का स्रावण है या तो वो अधिक हो जाता है या फिर वो कम हो जाता है। तो हमारे अंदर इंसुलिन का लेवल जब डिस्टर्ब होता है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है तो वहां से हमें शुगर हो जाता है, इसको कहते हैं शुगर, मधुमेह हो गया है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि मानव की जो लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की जो बीटा कोशिका है वहां से निकलने वाली इंसुलिन को पृथक करके उसको लिया जाता है। देन उसके बाद उसको क्या किया जाता है, प्लाज्मिक वेक्टर की सहायता से। प्लाज्मिक वेक्टर क्या है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो हेल्प करता है वो वेक्टर कहलाता है और वो प्लाज्मिड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से उसको ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर
डालते हैं भाई, कि उसको प्रवेश कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, कि भाई उसके अंदर उसको भेजा जाता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया कोई हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए उसके अंदर इसको प्रवेश कराया जाता है और इस जीन की प्रतिलिपियां तैयार की जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लोनिंग कराई जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहलाती है, जिसकी सहायता से इंसुलिन प्रोटीन का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारी क्लोनिंग करके हम बहुत सारा इंसुलिन बना लेते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, शुगर के मरीजों को जिनका देखा जाता है इंसुलिन लेवल कम हो रहा है, उनको दिया जाता है। जनरली इंसुलिन तभी दिया जाता है जब वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, और वरना हम दवाइयों से भी काम चला लेते हैं। तो चलो ये हो गया हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र की, तो कृषि के क्षेत्र में भी किस तरह से कार्य करता है, ये हम आपको कुछ बता देते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की सहायता से कि बहुत सारी चीज़ें कृषि के क्षेत्र में भी की गई हैं, जैसे कि ऐसे धान तैयार किए गए हैं जिसमें कि एमिनो एसिड है, विटामिन ए है, उसकी मतलब पर्याप्त मात्रा हो, सफिशिएंट क्वांटिटी हो, इसकी भी कोशिश की गई है कि वो भाई अच्छे क्वालिटी की चीज़ें बना सके, लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो उसके हेल्थ के लिए। और बीटी प्रकार की फसलें तैयार की गई, मीन्स जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कपास बोले उसको, और या फिर बीटी मक्का है, बीटी बैगन है, इसी तरह की फसलें तैयार की गई थी। बीटी से हम कह सकते हैं कि वो कीट प्रतिरोधी बनाई जाती हैं, जिससे कि उनमें कीड़े ना लगें। और अधिक एमिनो एसिड वाला सोयाबीन बनाया गया इससे। और ऐसे भी प्लांट बनाने की कोशिश की गई जिससे कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, मतलब जो नाइट्रोजन है वो हमारे फसलों के लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारे मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो उसमें ऐसे भी पौधे बनाए गए जिनमें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन हो, ठीक है, जिसकी सहायता से हमारी क्या हो, फसलें अच्छी हो, हमारे खेत की उर्वरता भी बढ़ेगी उससे, ठीक है, जो मिट्टी है उसकी उर्वरता भी बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों का भी पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। इसका भी एक अच्छी कोशिश की गई है कृषि के क्षेत्र में भी, जिससे कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो, उपयोगी हो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की ये रही पूरी कहानी, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और होता कैसे है। यहाँ पर भी यही टेक्निक होती है कि जीन लिया जाता है दो और फिर उसके बाद दूसरे के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यही सारी प्रोसेस होती है अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। पढ़ते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।